नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईयर एंड स्पेशल महायुद्ध गृह युद्ध तख्ता पलट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। क्या रूस, नेटो, यूक्रेन, इजराइल, ईरान, चीन, उत्तर कोरिया और अमेरिका, ये सब देश मिलकर थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरा विश्व युद्ध कराएंगे? ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 2 साल से विश्व में मची महायुद्ध की दौड़ ने वर्ल्ड वॉर को बढ़ावा दिया है और साल 2024 में जो हालात बने, उन्होंने आने वाले 2025 में इसके साफ संकेत भी दे दिए हैं। इसके साथ गृह युद्ध के बाद बांग्लादेश और सीरिया में तख्ता पलट की वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जिनको देखकर विश्व के कई ताकतवर देश भी हैरान रह गए हैं। दुनिया के लिए साल 2024 शांति के लिए निराशाजनक रहा। कई देश युद्ध में पहले से ही उलझे हुए थे, तो कई देशों के बीच इस 2024 साल में जंग शुरू हो गई। साथ ही कई देशों को गृह युद्धों से भी जूझना पड़ रहा है और ऐसे में सबसे ज्यादा परेशान होना पड़ रहा है वहां के आम लोगों को, जनता को। आखिर वो कौन सी घटनाएं इस साल घटी जो निकट भविष्य में आने वाले साल में एक बड़े संकट की तरफ इशारा कर रही हैं? आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। साल 2024 और 2 देशों में भारी तबाही। दो देशों की जंग, बिछती लाशें, निकलता दम। दुनिया में टेंशन, 2025 में बढ़ेगी जंग। रूस यूक्रेन के विरुद्ध 2024 का महायुद्ध। इस साल दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद जानकार ये भी आशंका जताने लगे कि क्या दुनिया अगले कुछ सालों में एक बड़े युद्ध का सामना करने जा रही है और इनमें सबसे बड़ी जंग हो रही है। फरवरी 2022 की एक सुबह जब दुनिया की महाशक्ति रूस ने अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर मिसाइलें बरसानी शुरू कर दी, तो लोग युद्ध की आशंका से सहम उठे और कुछ ही देर में यह स्पष्ट भी हो गया कि यह युद्ध ही था। वाकई यह युद्ध ही था। रूस यूक्रेन युद्ध को 2.5 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक यह युद्ध रुका नहीं है और ना ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा है। आखिर राष्ट्रपति पुतिन ने यूएसएसआर का हिस्सा रहे यूक्रेन पर हमला क्यों किया? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक कदम से दुनिया टेंशन में क्यों आ गई? यूक्रेन से रूस क्या चाहता है? क्यों 2 पड़ोसी मुल्क एक दूसरे के दुश्मन हो गए? आखिर यूक्रेन ने ऐसा क्या किया कि रूस, अमेरिका और नेटो के सदस्य देशों की नाराजगी मोल लेकर यूक्रेन पर अपनी मिसाइलें दागने लगी? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब दुनिया जानना चाह रही है और हम आपको बताते हैं कि पूर्वी यूरोप के इस इलाके में क्यों रूस ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। जिस तरह से स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान एक ही दिन अस्तित्व में आए और ठीक उसी तरह से रूसी गणराज्य और यूक्रेन एक ही दिन वजूद में आए थे। और यह दिन था, यह तारीख थी 25 दिसंबर 1991। यूएसएसआर का विघटन 25 दिसंबर 1991। इस दिन सोवियत रूस का विघटन हो गया और 15 नए देश बने। इन 15 देशों में यूक्रेन और रूस भी थे, लेकिन पुतिन हमेशा से इसके खिलाफ थे। पुतिन पहले भी कह चुके हैं कि अगर उनका बस चले तो वो यूएसएसआर के विघटन को पलट कर रख दें। साल 2000 में राष्ट्रपति बनने के बाद से ही पुतिन 1991 की कथित ऐतिहासिक गलती को सुधारने में लगे। वहीं विघटन के बाद से यूक्रेन भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नेटो में शामिल होना चाहता था। यूक्रेन अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाते हुए अमेरिका से मांग करने लगा कि उसे भी नेटो का सदस्य बनाया जाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के इस कदम से पुतिन बेहद चिढ़ गए। उन्होंने यूक्रेन बॉर्डर पर अपनी सेना भेजनी शुरू कर दी। यूक्रेन के साथ रूस के टेंशन की यह तात्कालिक वजह है। दरअसल यूक्रेन की आबादी में रूस का व्यापक प्रभाव है और यहां हर 5 में से एक व्यक्ति रूसी भाषा बोलता है।
यहां पर रूस का सांस्कृतिक प्रभाव है। अगर यूक्रेन के पूरब के हिस्से की बात की जाए तो यहां के लोग अपने आप को रूस के ज्यादा करीबी समझते हैं, जबकि पश्चिम के लोग खुद को यूरोप से ज्यादा नजदीक मानते हैं। यूक्रेन में यही प्रभुत्व की लड़ाई है। यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा रूस से सटा है और यहां लोग रशियन बोलते हैं, जबकि पश्चिम में ठीक इसके विपरीत है। रूसी एलिट्स इसी सांस्कृतिक प्रभाव का हवाला देकर यूक्रेन के पूर्वी हिस्से को रूस में विलय को जायज मानते हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने पहले यूक्रेन के दो प्रदेशों लुहेंस्क और डोनेस्क को स्वतंत्र देश की मान्यता दी। ये दोनों प्रदेश यूक्रेन के इसी पूर्वी इलाके में स्थित हैं। यहां रूस रणनीति के तहत अलगाववादी ताकतों को हवा देता है और खुलेआम इस प्रदेश को इतिहास और भूगोल का हवाला देते हुए रूस के ऐतिहासिक गणराज्य का हिस्सा बताता है। इसी रणनीति पर काम करते हुए पुतिन ने 21 फरवरी को यूक्रेन के दो अशांत क्षेत्रों को संप्रभु राष्ट्र की मान्यता दे दी। पुतिन के इस कदम के साथ ही दुनिया को रूस के अगले कदम का अंदाजा हो गया था और पुतिन ने धीरे धीरे अपनी सेना को इन दोनों प्रदेशों की ओर रवाना भी कर दिया था। वैसे यहां पर यह दिलचस्प बात ध्यान रखने वाली यह भी है कि यूक्रेन पर हमले को रूस कब्जा नहीं मानता है। रूस का तो दावा है कि यूक्रेन में लोगों के ऊपर जो यूक्रेन की तरफ से अत्याचार हुआ है, रूस तो उससे मुक्ति दिलाना चाहता है। दोबारा खड़े होने में अब 100 साल से भी ज्यादा का वक्त लग जाएगा और साल 2024 में यह युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। रिपोर्ट देखिए। रूस, नेटो, यूक्रेन, इजराइल, ईरान, चीन, उत्तर कोरिया और अमेरिका, ये देश मिलकर थर्ड वर्ल्ड वॉर कराएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 2 साल में विश्व में मची महायुद्ध की दौड़ ने वर्ल्ड वॉर को बढ़ावा दिया है और साल 2024 में जो हालात बने, उन्होंने आने वाले 2025 में इसके साफ संकेत दे दिए हैं। वर्तमान समय में दुनिया में कई देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। इनकी वजह से पूरी दुनिया में शांति खत्म है और इनके बीच के तनाव ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को और बढ़ा दिया है। पहले रूस और यूक्रेन युद्ध, तो अब इसके बाद इजराइल का हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के साथ युद्ध ने मानो विश्व में भूचाल लाकर रख दिया है। 7 अक्टूबर 2023 इजराइल में हमास के बड़े हमले के जवाब में यहूदी राष्ट्र ने फिलिस्तीनी ग्रुप के कब्जे वाली गाजा पट्टी में सैन्य अभियान शुरू कर दिया था। 2024 में गाजा युद्ध अपने सबसे क्रूर और भीषणतम चरण में प्रवेश कर चुका था। हमास को तबाह करने पर उतारू इजराइल ने गाजा पट्टी को खंडहर में तब्दील कर दिया था और ये वो समय था जब दुनिया की नजरें रूस यूक्रेन के बाद सिर्फ इजराइल पर ही अटकी थी। लेकिन ये युद्ध हुआ क्यों, तो पहले ये जान लीजिए। दरअसल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया। हमास के सैकड़ों बंदूकधारी इजराइल की सीमा में घुसे, सरहद पर बनी दीवार और कंटीली तारों को काटा, जमीन, समुद्र, आसमान के रास्ते इजराइल पर हमला किया। बहुत से लड़ाके पैराग्लाइडर्स के जरिए इजराइल में दाखिल हुए। यह अपनी किस्म का पहला हमला था। इजराइल ने इतना गंभीर आक्रमण अरसे से नहीं देखा था और इसके बाद इजराइल ने हमास को जड़ से खत्म करने की ठान ली और वही हुआ। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले में हमास के हजारों सैनिकों की लाशों का ढेर लगा दिया गया। अब हमास क्या है और इसने इजराइल पर हमला क्यों किया, तो यह भी जान लीजिए। हमास एक फलस्तीनी गुट है जो 2007 से गाजा पर राज कर रहा है। ग्रुप का मकसद इजराइल का खात्मा और इस्लामिक स्टेट की स्थापना है। हमास की एक मिलिट्री विंग है जिसमें 30,000 सदस्य बताए जाते हैं। 2008 और 2014 में इजरायली सेना ने गाजा में एयर स्ट्राइक की थी। ईरान इस ग्रुप की मदद करता है, इसे फंड के साथ हथियार देता है। हमास को अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन आतंकवादी संगठन मानता है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बावजूद इजराइल के हमास पर हमलों में कोई भी बदलाव नहीं आया, ना कोई कमी आई। युद्ध के दौरान अमेरिका उसके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा, लिहाजा कोई भी इंटरनेशनल प्रेशर यहूदी राष्ट्र को परेशान तक नहीं कर पाया।
लेकिन इस बीच गाजा युद्ध ने इजराइल हिजबुल्लाह तनाव को भी चरम पर पहुंचा दिया था। इजरायली सेना ने 23 सितंबर से लेबनानी ग्रुप पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू कर दिए थे। उसने सीमा पार एक सीमित जमीनी अभियान भी चलाया, जिसका उद्देश्य कथित तौर पर हिजबुल्लाह को कमजोर करना था। इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह समेत कई कमांडर्स मारे गए और उसके कई ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा। लंबे खूनी संघर्ष के बाद इजराइल और लेबनान के बीच एक समझौता हो गया, लेकिन विश्लेषकों ने इसे बेहद कमजोर सुलह बताया और वही हुआ जिसका सबसे बड़ा अंदेशा था। समझौते के बाद भी इजराइल के हमले लगातार जारी रहे। 2024 में पहली बार ईरान और इजराइल के बीच सीधा सैन्य टकराव हुआ। गजा में इजरायली सैन्य कार्रवाई का ईरान तीखा विरोध कर रहा था। वो हिजबुल्लाह का भी समर्थक है और ऐसे में उसके सीधे इजराइल के साथ टकराव की स्थिति बनने लगी थी। और 1 अप्रैल वो दिन जब इजराइल ने सीरिया के दमिश्क में एक ईरानी वाणिज्य दूतावास परिसर पर बमबारी की, जिसमें कई वरिष्ठ ईरानी अधिकारी मारे गए। जवाब में ईरान और उसके प्रतिरोध सहयोगियों की धुरी ने इजराइल से जुड़े जहाज MSC एरीज को जब्त कर लिया। तेहरान और उसके सहयोगियों ने 13 अप्रैल को इजराइल के अंदर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। इसके बाद इजराइल ने 19 अप्रैल को ईरान और सीरिया में जवाबी हमले किए, जो कार्रवाई आज भी लगातार जारी है। साल 2024 के आखिरी में अगर बात करें साल के सबसे बड़े युद्ध की, तो इजराइल का हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के साथ युद्ध या कहें कि महायुद्ध नंबर 1 पर होगा। क्योंकि विश्व में अगर शांति का माहौल सबसे खराब किया तो इसी महायुद्ध ने, जिसने लाशों के ढेर लगा दिए, जिनकी कब्रें आज भी वहां की तबाही का मंजर बयां कर रही हैं। और बात अगर तख्ता पलट की हो तो सबसे पहले सीरिया का नाम ही सामने आता है। सीरिया में अफगानिस्तान जैसा हाल बना हुआ है, या कहें कि अफगानिस्तान जैसा वहां पर हाल हो गया है। विद्रोहियों ने सीरिया में तख्ता पलट कर दिया। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद परिवार के 50 साल के सत्तावादी शासन खत्म हो चुका है। विद्रोहियों ने राजधानी में घुसकर कब्जा कर लिया और एक देश के अंदर गृह युद्ध होता रहा। लाशें बिछती रहीं और यह सब दुनिया देखती रही। महायुद्ध के साथ कई देशों में गृह युद्ध। सीरिया के अंदर गृह युद्ध बहुत भयंकर। तेरह साल से गृह युद्ध में जल रहा सीरिया। विद्रोही गुटों का ऑपरेशन तख्ता पलट। तेरह साल से गृह युद्ध में उलझा सीरिया पिछले कुछ सालों में अपेक्षाकृत शांत रहा, लेकिन 2024 में जो हुआ उसने सीरिया की तकदीर को ही बदल दिया। हालात इतने बदल गए कि राष्ट्रपति को देश छोड़ करके रूस भागना पड़ा, लेकिन इसी बीच उनकी तस्वीरों ने दुनिया को उलझन में डाल दिया। सीरिया में बशर अल असद के शासन का अंत हो चुका है। एक सुन्नी बहुल्य देश पर शिया मुस्लिम असद परिवार का लगभग 53 साल शासन रहा। हालांकि किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि बशर अल असद के हाथ से सीरिया इतनी तेजी से फिसल जाएगा। करीब 14 साल पहले सीरियाई लोगों ने एक ऐसा ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था, लेकिन तब उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ा, जो जल्द ही एक खूनी गृह युद्ध में बदल गया था। विद्रोही गुटों ने नवंबर में सीरियाई राष्ट्रपति
बशर अल असद के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया था। लंबे समय से विद्रोहियों का सफलतापूर्वक मुकाबला करने वाले असद इस बार अपनी सत्ता नहीं बचा पाए। 8 दिसंबर को उन्हें सत्ता छोड़कर भागना पड़ा। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस अल असद परिवार का एक हफ्ते पहले तक सीरिया के अधिकतर हिस्सों पर कब्जा था, वह इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया? तो पहले यही जान लीजिए। सीरिया के मौजूदा तस्वीर के बनने की शुरुआत 2011 में हुई। 13 साल पहले अरब स्प्रिंग के दौरान सरकार का विरोध हुआ। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद पर पक्षपात के आरोप लगे। अल्पसंख्यक अलावी समुदाय के पक्षपाती होने का आरोप लगा। बशर अल असद ने विरोध करने वालों पर कठोर कार्रवाई की। इसी विरोध के साथ सीरिया में गृह युद्ध की आग भड़क उठी। साल 2008 के गृह युद्ध में सीरियाई सरकार, कई चरमपंथी गुट समेत अमेरिका, ईरान और रूस जैसे देश भी शामिल थे और इस कारण 5 लाख से ज्यादा सीरियाई लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। रूस ने असद की मदद की और गृह युद्ध को पलटने में अहम भूमिका निभाई, जिसके बाद रूसी सेना की मदद से असद ने अपना शासन मजबूत किया। लेकिन 13 साल बाद 27 नवंबर 2024 को विपक्षी लड़ाकों के गठबंधन ने सरकार समर्थक बलों के खिलाफ एक बड़ा हमला कर दिया। एक हफ्ते में विद्रोही गुट ने सीरिया की राजधानी दमिश्क समेत 5 बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया और इस बार का हमला इतना जबरदस्त था कि सीरिया में तख्ता पलट हो गया। ऑपरेशन डिटरेंस ऑफ एग्रेशन नाम का ये हमला हयात तहरीर अल शाम के साथ अन्य गुटों की तरफ से किया गया। और 8 दिसंबर यानी कि रविवार की सुबह सीरिया की राजधानी दमिश्क पर 11 दिनों से लड़ रहे विद्रोही गुटों का कब्जा हो गया। दोपहर तक एक खबर आई कि राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। विद्रोहियों ने सीरिया को राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन से मुक्त घोषित कर दिया। ईयर एंडर स्पेशल में जब बात महायुद्ध की हो रही हो तो तख्ता पलट को भी हम भला कैसे भूल सकते हैं। साल 2024 में 2 देशों के बीच युद्ध तो भयंकर हुए, लेकिन कई ऐसे देश भी हैं जो गृह युद्ध में फंस गए। गृह युद्ध ने तख्ता पलट तो किया ही यहां पर, साथ ही साथ उसकी तस्वीरों ने दुनिया के अन्य देशों को भी सख्ते में डाल दिया, हैरान कर दिया। रिपोर्ट देखिए। गृह युद्ध की आग में जला बांग्लादेश। बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे का सच। बांग्लादेश में किसने खेला असली खेल? 1975 से लेकर साल 2024 तक तख्ता पलट। अगस्त 1975 के आरंभिक विद्रोह से लेकर 2024 के सबसे हालिया प्रयास तक बांग्लादेश ने कई सैन्य तख्ता पलट देखे हैं। बांग्लादेश के इतिहास में अब तक 29 सैन्य तख्ता पलट हुए हैं, जिनमें से कुछ सफल रहे, कुछ असफल रहे। लेकिन साल 2024 में जो हुआ उसने एक बार फिर से राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य तख्ता पलट के अपने अशांत इतिहास के लिए विश्व की सुर्खियों में ला दिया था। 5 अगस्त 2024 ये वो तारीख है जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट कई महीने पहले ही लिखी जा चुकी थी। सूत्रों के माने तो बांग्लादेश में तख्ता पलट की स्क्रिप्ट पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने मिलकर लिखी थी, क्योंकि बांग्लादेश में शेख हसीना चुनाव कराने और जीतने में कामयाब रही तो तख्ता पलट पर तेजी से काम शुरू हो गया था।
अप्रैल 2024 में शेख हसीना सरकार ने एक आंतरिक सर्वे करवाया था और इसके मुताबिक उनकी लोकप्रियता में चुनाव के बाद 10 से 15% तक की गिरावट देखी गई थी। कैंपेन का असर दिखना शुरू हो चुका था। बांग्लादेश में होने वाले तख्ता पलट के शुरुआती रुझान ये थे, लेकिन इस योजना की शुरुआत इससे काफी पहले हो चुकी थी। बांग्लादेश में हिंसा की शुरुआत केएनएफ गुट ने की थी। आतंकी संगठन केएनएफ चिटगांव हिल्स की पहाड़ियों में अपनी गतिविधियां चलाता है। बांग्लादेश की सरकार और केएनएफ के बीच मई 2023 से शांति वार्ता चल रही थी। मार्च 2024 में ही दूसरे दौर की वार्ता हुई थी, लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही केएनएफ ने फिर बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए। सूत्रों की माने तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए ने मिलकर तख्ता पलट का दूसरा पार्ट प्लान किया और ये था युवाओं को सड़क पर उतारकर हिंसा करवाना। दरअसल बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन आरक्षण के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन को उग्र किया गया। छात्र संगठन शेख हसीना से इस्तीफे की मांग करने लगे। 5 अगस्त को हजारों लोगों ने ढाका की तरफ पैदल कूच किया। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के आवास पर धावा बोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी इमारतों में आग लगा दी। बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसे हालात बने। 20 नेताओं की हत्या। प्रदर्शनों में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, कई घायल हुए। 5 अगस्त दोपहर को 2:45 पर शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया। आर्मी चीफ जनरल ने शेख हसीना के इस्तीफे की घोषणा की। फिलहाल 5 अगस्त को तख्ता पलट के बाद से शेख हसीना भारत में रह रही हैं और अब तख्ता पलट के बाद बनी यूनुस सरकार ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। बांग्लादेश में शेख हसीना पर हत्या, अपहरण से लेकर के देशद्रोह के करीब 225 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। ईयर एंड स्पेशल महायुद्ध, गृह युद्ध और तख्ता पलट की इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए लगातार न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।